आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी रुक्मिणी उसे जाने तक से रोक रही थी। अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? रुक्मिणी, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्ते तो अक्सर रात में रोते ही हैं। लोग कहते हैं कि जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडहर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। तुम भी न रुक्मिणी, हद करती हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए। आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे मत रोको रुक्मिणी, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त राजन को भी साथ लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में राजन और उसका पड़ोसी भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडहर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई पड़ी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर राजन के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम के जैसा ही लंबा तगड़ा युवक था, और बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है जो उस खंडहर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ रोने और चिल्लाने की आवाजें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों विचलित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडहर की ओर चल दिया। ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ पर आया हूँ। चल हट डरपोक कहीं का। जरा सोच कर देख, अगर कोई अबला सचमुच ही वहाँ पर खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? उसे यूं ही छोड़ दे क्या वहाँ मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से राजन चुप हो गया और भीमा भागते हुए कुछ ही समय में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर से उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और राजन चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मामा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही अपने होशो हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा और राजन की तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजन पानी लेने वहां से चल पड़ा। वहां थोड़ी दूर पर ही वो मनहूस खंडहर भी मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं भी मौजूद था। राजन उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडहर से सैकड़ों घुंघरुओं की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो खंडहर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक राजन के कानों में भीमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी।
राजन तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नजदीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद भयानक काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के मृत शरीर का मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर राजन की चीख निकल गई। राजन के भागने से पहले ही अचानक राजन को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सब के चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली उड़ते हुए राजन के सीने पर बैठ गई। राजन की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और राजन के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशकुन होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके जमाने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडहर के पास रहस्यमयी ढंग से गायब होते रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं? उस खंडहर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई। जब भी उस खंडहर को तोड़ा गया, दूसरे दिन खंडहर खुद ब खुद अपनी जगह पर स्वयं बन जाता है। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस राज से पर्दा अब नहीं उठेगा। बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुंचे तांत्रिक अघोरा को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक अघोरा की आवाज टकराई। अलख निरंजन। अघोरा मुखिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। रात हो गई है, ये सही समय है। चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना भी पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडहर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडहर पर आ गए। तांत्रिक अघोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अघोरा की आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक अघोरा ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलख निरंजन। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा? हाँ मुखिया, देखा। मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक अघोरा चीख कर बोला, कालो। उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक अघोरा की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव के नाम से मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडहर में रहती थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी जिसके ना जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए और सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़कर उनकी बलि लिया करती थी और बलि देकर वो उन सब का कच्चा मांस खा जाती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर अघोरा बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडहर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। कौन है रे तू?
लेकिन अघोरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक अघोरा ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी। अचानक कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडहर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया।